Hey guys, राधे राधे, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दिस इज़ मी मोक्षिका एंड यू आर वाचिंग सौभाग्य। तो हमने जो इससे बिल्कुल पहले वाली वीडियो थी, मतलब लास्ट वीडियो जो थी, सो हमने टिश्यूज समझ लिए एंड उसमें प्लांट टिश्यूज एंड देन उसके टाइप्स क्लियर कर लिए। इस वीडियो में बेसिकली हम एनिमल टिश्यू शुरू कर रहे हैं, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था दोनों में बहुत डिफरेंस होता है टिश्यूज़ में, क्योंकि दोनों के फंक्शंस बहुत अलग होते हैं। लोकोमोशन उनका एक फंक्शन जो बहुत अलग हो गया, ऊपर से उनका ऑर्गन सिस्टम बहुत अलग हो गया और उनका ग्रोथ सिस्टम बहुत अलग हो गया। तो देयर इज़ वेरी डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ द टाइप्स। तो इसलिए अब हम पढ़ रहे हैं एनिमल टिश्यूज विच इज़ अ डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू. When we breathe, we can actually feel the movement of our chest. How do these body parts move? For this, we have specialized cells called muscle cells. The contraction and relaxation of these cells result in movement. तो I think ये हमने पहले भी पढ़ाया है कि मसल सेल्स वो सेल्स होते हैं जो कंट्रैक्ट होते हैं, रिलैक्स होते हैं, कंट्रैक्ट होते हैं, रिलैक्स होते हैं, एंड देन ओनली सांस ले पाते हैं, है ना। उन्होंने सांस का एग्जांपल दिया था। आप देखो यहाँ ना एक छोटा सा डायग्राम दिया हुआ है, सबसे पहले देख लेते हैं। ये स्टमक है, इसमें पता नहीं क्या चीज़ है, दे आर नॉट डिस्क्राइब्ड इट। इन्होंने लिखा है कि इधर मसल सेल होते हैं, तो इन्होंने यहाँ बताया कि ये जो है ना, ये चीज़, ये इन्होंने बोला है स्मूथ मसल सेल होते हैं। एंड ये दिखते कैसे हैं, मतलब ये तो है बहुत सारी कंबाइंड फिगर। अगर हम इनको एक कर लें तो ये इलोंगेटेड होते हैं, न्यूक्लियस हो गया इनके बीच में, और फिर ये ऐसे इलोंगेट होते हैं। ठीक है, तो अब लेट्स स्टार्ट आर एनिमल टिश्यूज। एंड आई थिंक हम सबसे पहले मसल सेल्स ही पढ़ेंगे, नहीं? चलो ठीक है, देखते हैं क्या पढ़ेंगे। ड्यूरिंग ब्रीथिंग वी इनहेल ऑक्सीजन. Where does this oxygen go? It is absorbed in the lungs and then is transported to all the body cells through blood. Why would cells need oxygen? The functions of mitochondria we studied earlier provide a clue to this question. Blood flows and carries various substances from one part of the body to the other. For example, it carries oxygen and food to all cells. It also collects waste from all parts of the body and carries them to the liver and the kidney for disposal. Blood and muscles are both examples of tissues found in our body. On the basis of the functions they perform, we can think of different type of animal tissues such as epithelial tissue, connective tissue, muscular tissue and nervous tissue. So blood is a type of connective tissue and muscle forms muscular टिश्यू. तो इन्होंने ब्लड के फंक्शन बताए हैं कि वो किस तरीके से ऑक्सीजन कैरी करते हैं, डिफरेंट चीज़ें कैरी करते हैं, उसमें वो मतलब हमारा वेस्ट मटेरियल भी कैरी करते हैं. उससे पहले इन्होंने बताया हमें ऑक्सीजन चाहिए क्यों, क्योंकि हम जो एटीपी जनरेट होता है हमारी बॉडी में, जो एनर्जी जनरेट होती है, उसके लिए हमें ऑक्सीजन चाहिए. ऑक्सीजन कौन ट्रांसपोर्ट करेगा? ऑक्सीजन ब्लड ट्रांसपोर्ट करेंगे. ब्लड क्या है? एक टिश्यू है. ब्लड कौन से टाइप का टिश्यू है? एनिमल टिश्यू तो है, बट कौन से टाइप का है? वो एक कनेक्टिव टिश्यू है. तो अब हमने यहाँ थोड़े से एनिमल टिश्यू के टाइप डिस्कस करें, जैसे एनिमल एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू. तो अब सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं एपिथेलियल टिश्यू. सो लेट्स स्टार्ट. The covering or protective tissues in the animal body are epithelial tissues. जैसे हमने पढ़ा था कि एक तरीके से अगर हम देखेंगे प्रोटेक्टिव टिश्यूज प्लांट में क्या होते हैं, एक तरीके से अगर हम सोचें तो वो होते हैं एपिडर्मिस. यहाँ क्या हो रहे हैं? वो है एपिथेलियल टिश्यू. एपिथेलियम कवर्स मोस्ट ऑर्गन्स एंड कैविटीज विद इन द बॉडी. जो एपिथेलियम है वो ज़्यादातर ऑर्गन्स एंड कैविटीज़ जो होती हैं, मतलब खाली जगह है जो होती हैं, आप कह सकते हो. दांत में भी अगर आप देखो ना, एक हॉलो स्पेसेस से होते हैं छोटे छोटे, जो अंदर जहाँ कैविटी लग जाती है आपको ब्लैक, वो क्या होती है आपके एक दांत के हॉलो स्पेस में लगती है. उसको भी कभी कभार हम कैविटी से डिनोट करते हैं. तो विद इन द बॉडी भी आपके एपिथेलियल की लेयर कवर करके रखती है आपके ऑर्गन्स को. It also forms a barrier to keep different body systems separate. मतलब एक बॉडी सिस्टम और दूसरे बॉडी सिस्टम को सेपरेट करने में मदद करती है. The skin, the lining of the mouth, the lining of blood vessels, lung, alveoli and kidney tubules are all made up of epithelial tissue. आप बोल रहे हैं कि वो बोल रहा है जो स्किन होती है
उसमें एपिथेलियल टिश्यू होता है, वो एपिथेलियल टिश्यू से बनी होती है। जो आपकी माउथ की लाइनिंग होती है वो एपिथेलियल टिश्यू से बनी होती है। मतलब जहाँ जहाँ हमें प्रोटेक्शन चाहिए होती है ना, वो सारी चीज़ें एपिथेलियल टिश्यू से बनी होती हैं। अब बोल रहा है ब्लड वेसल्स की लाइनिंग एपिथेलियल टिश्यू से बनी होती है। तो आप ये क्या याद रखिए, लोकेशन याद रखनी बहुत ज़रूरी है। जैसे अभी हमने एपिथेलियल टिश्यू का एक फंक्शन पढ़ा कि इट प्रोटेक्ट अस, दूसरा अब हमने इनकी लोकेशन पढ़ी। तो इसकी लोकेशन क्या क्या है, लाइनिंग ऑफ द माउथ, स्किन, लाइनिंग ऑफ द ब्लड वेसल्स, माउथ, लंग, एल्यूविलाई, किडनी, ट्यूबल्स, इन सारी जगह क्या प्रेजेंट होता है, एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट होता है। एपिथेलियल टिश्यू सेल्स आर टाइटली पैक्ड एंड फॉर्म अ कॉन्टिन्यूस शीट। टाइटली पैक्ड होते हैं, एक कॉन्टिन्यूस शीट में प्रेजेंट होती हैं। दे हैव ओनली अ स्मॉल अमाउंट ऑफ सीमेंटिंग मटेरियल बिटवीन देम एंड ऑलमोस्ट नो इंटरसेलुलर स्पेसेस। मतलब थोड़ा सा ही हल्का मोटा मटेरियल, सीमेंटिंग मटेरियल आपको पता है क्या होता है, जुड़ाव वाला जो मटेरियल होता है ना, वो थोड़ा सा उनके अंदर प्रेजेंट होता है और ऑलमोस्ट उनके अंदर कोई स्पेस होता ही नहीं है। Obviously, anything entering or leaving the body must cross at least one layer of epithelium. मतलब कुछ भी चीज़ चाहे अंदर आ रही हो चाहे बॉडी से बाहर जा रही हो, उसको एक लेयर ऑफ एपिथेलियम तो पास करनी ही करनी पड़ती है। As a result, the permeability of the cells of various epithelia play an important role in regulating the exchange of materials between the body and the external environment and also between different parts of the body. वो बोल रहा है इसी वजह से as a result, the permeability of the cells of various epithelia प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन रेगुलेटिंग द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स। इसी वजह से जो डिफरेंट डिफरेंट सेल्स होते हैं एपिथेलियम के, जिन्हें बोलते हैं एपिथेलिया आई थिंक, वो रेगुलेट करते हैं एक्सचेंज मटेरियल्स। मतलब कितना जाना है, कितना नहीं जाना, कम जाना है, ज़्यादा जाना है, ऑल दैट। एंड द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट एंड ऑल्सो डिफरेंट पार्ट। मतलब एक्सचेंज जो है ऐसा ही नहीं कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से करेंगे, इंटरनली भी करते हैं। तो रिगार्डलेस ऑफ द टाइप, ऑल एपिथेलियम इज यूजुअली सेपरेटेड फ्रॉम द अंडरलाइंग टिश्यूज बाय एन एक्स्ट्रा सेल्यूलर फाइब्रस बेसमेंट मेम्ब्रेन। मतलब अभी हमने एपिथेलियल के बारे में पढ़ लिया। अब एपिथेलियल जो है, नीचे वाली जो उसकी लेयर है, मतलब कोई दूसरी जो जितने कुछ सेल की या टिश्यू की जो लेयर होगी, उससे कैसे सेपरेट रहता है, बाय एन एक्स्ट्रा सेल्यूलर फाइब्रस बेसमेंट मेम्ब्रेन। एक मेम्ब्रेन होती है जिसका नाम है एक्स्ट्रा सेल्यूलर वाली फाइब्रस बेसमेंट मेम्ब्रेन। डिफरेंट एपिथेलिया शो, अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ एपिथेलियम टिश्यू जो होते हैं, एपिथेलियल टिश्यू जो होते हैं, वो शो डिफरिंग स्ट्रक्चर्स, उनके डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं दैट को रिलेट विद देयर यूनिक फंक्शंस, जो को रिलेट करते हैं आपस में because of their unique function. For example, in cells lining blood vessels or lung alveoli, where transportation of substances occur through a selectively permeable surface, there is a simple flat kind of epithelium and this is called the simple squamous epithelium. वो क्या बोल रहा है कि वो ये बोल रहा है कि कहाँ कहाँ देखो, लंग एल्यूविलाई में, ब्लड वेसल्स की लाइनिंग में, जहाँ सब ट्रांसपोर्ट का क्या होता, मतलब सॉरी ट्रांसपोर्टेशन होती है सब्सटेंसेस की, वहाँ एक सेलेक्टिवली परमेबल सरफेस बनता है। लेकिन कैसे बनता है, एक सिंपल फ्लैट काइंड एपिथेलियम से, जिसको बोलते हैं सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। स्क्वैमा मीन्स स्केल, squamma means scale of skin. What does squamma means? Squamma means scale of skin. तो मतलब ये क्या बोल रहा है कि एल्यूविलाई एंड ब्लड वेसल्स की लाइनिंग में क्या प्रेजेंट होता है, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। अब आप समझ सकते हो कि सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम क्या है, एक टाइप है एपिथेलियम टिश्यू का, एपिथेलियल टिश्यू का। ठीक है, अब देखो इसमें डिफरेंट टाइप दे रखे हैं, जैसे स्क्वैमस, स्ट्रैफिड स्क्वैमस, क्यूबॉइडल, और ये कॉलमनर, जिसे सिलिएटेड भी बोलते हैं। तो लिखा है डिफरेंट टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, आप इसको डायग्राम में देख लेना। लेट्स स्टार्ट रीडिंग।
Now, simple squamous epithelial cells are extremely thin and flat and form a delicate lining. ये क्या फॉर्म करते हैं? Delicate lining फॉर्म करते हैं. The esophagus and the lining of the mouth are also covered with squamous epithelium. जैसे हमने पढ़ा ब्लड वेसल्स एलुविलाई की तो होती ही है, बट सिंपल स्क्वैमस जो स्क्वैमस एपिथीलियम है वो ओसोफेगस जो बोलते हैं फूड पाइप को, उसे और माउथ की जो लाइनिंग होती है वहाँ भी होता है. द स्किन विच प्रोटेक्ट्स द बॉडी इज ऑल्सो मेड अप ऑफ स्क्वैमस एपिथीलियम. वो भी स्क्वैमस एपिथीलियम से ही बनी होती हैं. स्किन एपिथेलियल सेल्स आर अरेंज्ड इन मैनी लेयर्स टू प्रिवेंट वियर एंड टियर. जो स्किन के एपिथेलियल सेल्स होते हैं वो बहुत सारी लेयर्स में अरेंज्ड होते हैं जिससे वो वियर और टियर को प्रिवेंट कर सकें. सिंस दे आर अरेंज्ड इन पैटर्न ऑफ लेयर्स द एपिथेलियम इज कॉल्ड स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल. क्योंकि ये सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल, ये स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यूज़ ही बहुत सारी लेयर्स में प्रेजेंट होते हैं. व्हेन इट कम्स टू स्किन तो उसकी बहुत सारी लेयर्स को, जैसे यहाँ डायग्राम में दिखा रखा है, देखो अगर आप ध्यान से देखो, ये स्क्वैमस है और जब इसकी बहुत सारी लेयर्स हो गई तो ये बन गया स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस. ठीक है. Where absorption and secretion occur as in the inner lining of the intestine, tall epithelial cells are present. जहाँ सिक्रीशन होता है या एब्जॉर्प्शन होता है उन जो वो कहाँ होगा, वो बेसिकली इंटेस्टाइन में होगा, वहाँ टॉल एपिथेलियल टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं. और उनको क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं कॉलमनर, मीनिंग पिलर लाइक, बड़े पिलर के जैसे. एपिथेलियम फैसिलिटेट्स मूवमेंट अक्रॉस द एपिथेलियल बैरियर. वहाँ ये वाले एपिथेलियम टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं. नाउ इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, जो रेस्पिरेशन का जो ट्रैक्ट होता है उसमें कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू ऑल्सो हैज़ सिलिया. वहाँ पे इनके पास सिलिया भी होता है. सिलिया आपको पता है क्या होता है? हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं, छोटी 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 छोटी. इसी वजह से इसको सिलिएटेड भी बोलते हैं. क्यों? क्योंकि रेस्पिरेटरी सिस्टम के टाइम पे इस पर छोटे छोटे सिलिया होते हैं ऑन द आउटर सरफेस ऑफ एपिथेलियल सेल्स एंड दीज सिलिया कैन मूव एंड देयर मूवमेंट पुशेज द म्यूकस फॉरवर्ड टू क्लियर इट. एंड इन्हीं का मूवमेंट जो होता है वो म्यूकस को क्या करता है? आगे पुश करता है जिससे वो निकल जाए. एंड दिस टाइप ऑफ एपिथेलियम इज थस सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम. और इस टाइप के जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में कॉलमनर एपिथेलियम प्रेजेंट होता है उसको क्या बोलते हैं? सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम. आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा. चलिए, तो हमने इसका सबसे पहला टाइप पढ़ा स्क्वैमस. स्क्वैमस कहाँ प्रेजेंट होता है? आपकी लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स में, आपकी लाइनिंग ऑफ माउथ में, ओसोफेगस में, आपकी लंग्स में चूँकि जो लाइनिंग होती है वहाँ पे सिंगल स्क्वैमस होता है. जब इसकी डबल ट्रिपल लेयर प्रेजेंट होने लग जाती है स्किन को वियर एंड टियर को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो वहाँ पे स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस बनता है. ठीक है, वहाँ पे स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम बन जाता है. ठीक है. तीसरी चीज़ क्या आती है? जहाँ पे एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन की बात आती है, मतलब इंटेस्टाइन वाली एरिया पे, वहाँ पे ना पिलर लाइक स्ट्रक्चर चाहिए होते हैं, टॉल चाहिए होते हैं, तो वहाँ पे कॉलमनर बनता है, कॉलम के जैसा. और जब ये कॉलमनर ही रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में होता है तो यहाँ पे सिलिया हो जाते हैं, तो इसलिए उसको सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियल कहते हैं. ठीक है. अब आते हैं इसका लास्ट टाइप, वो है क्यूबॉइडल एपिथेलियम विथ क्यूब शेप्ड सेल्स फॉर्म्स द लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूबल्स एंड डक्ट ऑफ सेलिवरी ग्लैंड्स वेयर इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट. ये मतलब किडनी के जो ट्यूबल्स होते हैं वहाँ प्रेजेंट होता है, आपकी जो सलाइवरी ग्लैंड्स होती है जहाँ से आपका सलाइवा आता है वहाँ प्रेजेंट होता है, एंड इन दोनों ही जगह प्रेजेंट रह के ये आपको मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है. एपिथेलियल सेल्स ऑफन acquire additional specialization as gland cells which can secrete substances at the epithelial surface. Sometimes a portion of the epithelial tissue folds inward and a multicellular gland is formed, and this is glandular epithelium.
वो ये बोल रहा है, ये वाला पैरा इम्पोर्टेंट है, कि जो एपिथेलियल सेल्स होते हैं कभी कभी उन्हें ना एडिशनल स्पेशलाइजेशन भी चाहिए होती है। जैसे ग्लैंड सेल्स में जब वो होती है ना, तो उनको एडिशनल कुछ स्पेशल फीचर्स चाहिए होते हैं। जैसे व्हेन वी सिक्रीट सब्सटेंसेस एट द एपिथेलियल सरफेस, एट द एपिथेलियल, जहाँ पे सब एपिथेलियल होते हैं वहाँ से जब हम सिक्रीट करते हैं तो एक पोर्शन होता है एपिथेलियल टिश्यू को जो फोल्ड हो जाता है अंदर की साइड, एंड एक मल्टी सेलुलर ग्लैंड वहाँ पे ना फॉर्म हो जाता है जिसको ग्लैंडुलर एपिथेलियम कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्लैंडुलर एपिथेलियम। ठीक है, तो ये इसका फर्स्ट टाइप था जिसको बोलते थे एपिथेलियम टिश्यूज़। अब जो एनिमल सेल्स में दूसरा टाइप आएगा वो आएगा आपका कनेक्टिव टिश्यूज़, और हमने पढ़ा था ब्लड इज़ अ टाइप ऑफ कनेक्टिव tissue. So blood is a type of connective tissue. Why would it be called connective tissue? A clue is provided in the introduction of this chapter. इंट्रोडक्शन में क्लू इसका प्रोवाइडेड है, देखते हैं। चलो एक मिनट, पता नहीं भाई क्या क्लू दे रखा है इन्होंने, चलो देख लेते हैं। Now let us look at this type of tissue in some more detail. The cells of connective tissues are loosely spaced and embedded in an intercellular matrix. मैट्रिक्स एक तरीके के खाली सी जगह होती है जिस पे कुछ भी फ्लूइड भरा रहता है, तो वो बता रहे हैं। ठीक है, ये बता रहे हैं कि जो सेल्स होते हैं कनेक्टिव टिश्यू के वो लूजली स्पेस्ड होते हैं। अभी तक हमने जितने भी सेल्स पढ़े थे ना उनके अंदर बिल्कुल भी स्पेस नहीं होता था, वो टाइटली पैक्ड होते थे। इन्होंने बोला ये लूजली स्पेस्ड होते हैं, इनमें बहुत सारा स्पेस होता है। ठीक है, एंड एम्बेडेड इन एन इंटरसेलुलर मैट्रिक्स, एंड सेल्स के अंदर क्या भरा रहता है? मैट्रिक्स। द मैट्रिक्स में भी जेली लाइक फ्लूइड, डेंस और रिजिड, मतलब वो जेली लाइक की तरफ फ्लूइड भी हो सकता है, डेंस भी हो सकता है। ठीक है, द नेचर ऑफ मैट्रिक डिफर्स इन कॉन्कॉर्डेंस विद द फंक्शन ऑफ द पर्टिकुलर कनेक्टिव टिश्यू, मतलब वो जैसा वो कनेक्ट कर रहा है दो टाइप के ऑर्गन्स को, तो वो मतलब कनेक्टिव टिश्यू मैं अपनी तरफ से बता रही हूँ, मतलब समझ लो कि वो एक टिश्यू है तो जैसा उसका फंक्शन होगा ना वो मतलब वैसे ही चेंज हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्लड हैज़ अ फ्लूइड मैट्रिक्स कॉल्ड प्लाज्मा इन विच रेड ब्लड कॉर्पसेल्स मतलब RBCs एंड वाइट ब्लड कॉर्पसेल्स मतलब WBC एंड प्लेटलेट्स आर सस्पेंडेड। हमें पता है कि ब्लड के अंदर जो फ्लूइड फ्लो करता है, फ्लूइड जो मैट्रिक्स होता है उसे प्लाज्मा कहते हैं, और उस प्लाज्मा के अंदर RBC, WBC, प्लेटलेट्स कहते हैं ना, प्लेटलेट्स डाउन हो गई किसी इंसान की, मतलब जितनी प्लेटलेट्स होनी चाहिए थी उससे कम हो गई तो वो बीमार हो गया, मतलब इस सेंस में। एंड द प्लाज्मा कंटेन्स प्रोटीन्स, सॉल्ट्स एंड हॉर्मोन्स, एंड प्लाज्मा के अंदर क्या क्या होता है? प्रोटीन होते हैं, सॉल्ट्स होती हैं, हॉर्मोन्स होते हैं। ब्लड फ्लोज एंड ट्रांसपोर्ट्स गैसेस, डाइजेस्टेड फूड, हॉर्मोन्स एंड वेस्ट मटेरियल टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ब्लड क्या क्या फ्लो करता है, ट्रांसपोर्ट करता है? वो गैसेस भी करता है, वेस्ट मटेरियल भी करता है, डाइजेस्टेड फूड भी करता है, हॉर्मोन्स भी करता है, बहुत सारी चीज़ें करता है। नाउ ये तो हो गया ब्लड, जो एक टाइप का एग्जाम्पल था कनेक्टिव टिश्यू का। नाउ दूसरे टाइप का एग्जाम्पल विच इज बोन। Now bone is another example of a connective tissue. It forms the framework that supports the body. वो एक ऐसा framework form करता है जो body को support करता है. It also anchors the muscles and supports the main organs of the body. वो मसल्स को भी मसल्स भी जो है उसमें खिंच आगे रहती हैं, मज़ेदार बिल्कुल सही सिस्टम बना रहता है हमारा बोन्स की वजह से। इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग एंड नॉन फ्लेक्सिबल टिश्यू, मतलब कहते हैं ना जब कोई इंसान ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो जाता है, असल में फ्लेक्सिबल कौन होती है? उसकी मसल्स होती है, बट कहते हैं इसमें हड्डियाँ नहीं हैं क्या? क्यों? क्योंकि हड्डियाँ नॉन फ्लेक्सिबल चीज़ होती हैं, वो मोड़ी तोड़ी नहीं जा सकती, वो ही बता रहे हैं। तो व्हाट वुड बी द एडवांटेज ऑफ दीज प्रॉपर्टीज फॉर बोन फंक्शंस? बोन सेल्स आर एम्बेडेड इन द हार्ड मैट्रिक्स दैट इज कंपोज ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस कंपाउंड्स। जो बोन का मैट्रिक होता है, जैसे हमने ऊपर मैट्रिक्स पढ़ा उसको प्लाज्मा कहते थे ब्लड के, उसमें RBC, WBC, प्लेटलेट्स एंड ये सब सारी चीज़ें थी। इस बोन का जो मैट्रिक्स होता है कहते हैं बोन मैरो होता है ना एक तरीके से, वो जो होता है बोन मैरो की बात कर रहे हैं, वो बोन का हार्ड मैट्रिक्स जो होता है ना, बोन मैरो किसी किसी के बोन मैरो को भी बदलना पड़ जाता है, वही सारी चीज़ें बता रहे हैं यहाँ कि जो बोन मैरो होता है वो क्या होता है? वो कैल्शियम एंड फॉस्फोरस के कंपाउंड से मिलके बना होता है। टू बोन्स कैन बी कनेक्टेड टू ईच अदर बाय अनदर टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड द लिगमेंट। अब ये तीसरा टाइप का
कनेक्टिव टिश्यू आया जो दो बोन्स को जोड़ेगा। बोन्स भी कनेक्टिव टिश्यू थी, अब दो बोन जो ऑलरेडी एक कनेक्टिव टिश्यू है जो उनको जोड़ेगा उसको कहते हैं क्या? लिगमेंट। तो दिस टिश्यू इज़ वेरी इलास्टिक, वो बहुत इलास्टिक होता है। इट हैज़ कंसीडरेबल स्ट्रेंथ, उसमें स्ट्रेंथ भी होती है, क्योंकि अगर वो कार्टिलेज की तरह होगा ना, हल्का मोटा सा, जैसे आपके ईयर्स में क्या होते हैं, कार्टिलेज होते हैं, उसमें बोन्स नहीं होती है, तो वो यूँ मुड़ तुड़ जाएगा। बट अगर वो लिगामेंट है, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग होता है, वो फ्लेक्सिबल भी है लेकिन वो स्ट्रॉन्ग भी होता है, इसलिए वो दोनों को जकड़ के रखता है। लिगामेंट्स कंटेन वेरी लिटिल मैट्रिक्स एंड कनेक्ट बोन्स विद बोन्स, मतलब बहुत कम मैट्रिक्स होता है, बहुत कम फ्लूइड सब्सटेंस होता है, एक बोन से दूसरी बोन को कनेक्ट करते हैं। टेंडन्स जो होते हैं कनेक्ट मसल्स टू बोन्स। अब ये तो बात हो गई दो बोन को कनेक्ट करने की। अब जो टेंडन्स होते हैं वो भी एक तरह का कनेक्टिव टिश्यू है, क्योंकि जो दो चीज़ों को कनेक्ट करे वो एक तरह का कनेक्टिव टिश्यू है। तो टेंडन्स जो होते हैं वो मसल को बोन से कनेक्ट करके रखते हैं। एंड अनदर टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, वो भी एक अनदर टाइप का कनेक्टिव टिश्यू है। टेंडन्स आर फाइब्रस टिश्यूज विद ग्रेट स्ट्रेंथ बट लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी। ये फाइब्रस होते हैं क्योंकि मसल्स भी बहुत सारी होती हैं, बोन एक होती है तो उन बहुत सारी मसल्स को उसे एक बोन से जोड़ने के लिए इन्हें बहुत सारी छोटी छोटी, मतलब फाइब्रस समझते हो ना, जैसे एक फाइबर होती है बहुत सारे छोटे छोटे धागे से निकले रहते हैं, उस तरह का इनको होना पड़ता है। जब होना पड़ेगा तो इनमें फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी लिमिटेड होती है बट स्ट्रेंथ बहुत होती है, क्योंकि बहुत सारी मसल्स को ना एक सिंगल बोन से या बोन से मसल को मतलब कनेक्ट करके रखती है। अनदर टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू जो होता है वो कार्टिलेज होता है, जो मैंने अभी आपको बताया, जो ईयर्स में होता है। हैज़ वाइडली स्पेस्ड सेल्स, उसके बहुत वाइडली स्पेस्ड सेल्स होते हैं। तो सॉलिड मैट्रिक्स इज कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन्स एंड शुगर्स। अच्छा, अभी हमने ना एक मैट्रिक्स के बारे में एक रिवीजन भी हो जाएगा इससे। अभी हमने मैट्रिक्स के बारे में एक ऊपर भी पढ़ा था, किसका हार्ड मैट्रिक्स होता है? बोन का, ठीक है, तुम याद रखना। और अब इसमें दोबारा से मैट्रिक्स की बात करी गई है और यहाँ मैट्रिक्स को कहा गया है, ऊपर वो कैल्शियम एंड फॉस्फोरस से बना था एंड यहाँ जो मैट्रिक्स है वो प्रोटीन्स एंड शुगर से बना है, ठीक है। कार्टिलेज स्मूथन्स bone surface at joints and is also present at the nose, ear, trachea and larynx। वो बोल रहा है कि कार्टिलेज जो होता है ना वो स्मूथ करता है बोन सर्फेसेस को। कभी कभी जब आप नीचे बैठते हो ऊपर बैठते हो तो कभी कभी चट देने से की आवाज़ नहीं आती। वो क्यों आती? क्योंकि इन कार्टिलेजेस एंड बोन्स के बीच में ना कभी कभी एयर बबल्स बन जाते हैं, जो जब फूटते हैं ना तो उनमें आवाज़ आती है। The bone surfaces and joint is also present at this. We can fold the cartilage of the ears, but we cannot bend the bones in our arms. Think of how the two tissues are different. अब हमें ये सोचना है कि दोनों टिश्यूज कैसे डिफरेंट है, सोचेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं पहले। चलिए, अब एक और टिश्यू है कनेक्टिव टिश्यू, वो है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। इज फाउंड बिटवीन द स्किन एंड द मसल्स। एक एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू है, वो स्किन और मसल्स के बीच में फाउंड किया जाता है। देखो, पहले बोन टू बोन, फिर बोन, देखो बोन टू बोन लिगमेंट, फिर बोन टू मसल, वो हो गया टेंडन, फिर एक आया आपका बोन को स्मूदन करने के लिए कार्टिलेज। अब वो बोल रहा है मसल एंड स्किन, वो हो गया एरियोलर। is found between the skin and muscles, तो around blood vessels, nerves and is in the bone marrow। वो बोल रहा है कहाँ कहाँ फाउंड किया जाता है ये? स्किन एंड मसल्स के बीच में, ब्लड वेसल्स के अराउंड, नर्व्स के अराउंड, बोन मैरो में भी। It fills the space inside the organ and supports internal organs and helps in the repair of tissues। वो स्पेस फिल करता है ऑर्गन्स के बीच में, इंटरनल ऑर्गन्स को सपोर्ट करता है एंड रिपेयर करने में मदद करता है। Where are fats stored in our body? So fat storing adipose tissue is found below the skin and between internal organ, and the cells of this tissue are filled with fat globules, and storage of fats also lets it act as an insulator। फैट कंडक्ट होता है, इसी वजह से वो एक इंसुलेटर है, ठीक है। तो एडिपोज टिश्यू का एक फैट स्टोरिंग एडिपोज टिश्यू होता है, उसको क्या कहते हैं?
कुछ भी नहीं कहते, इसमें कुछ लिखा नहीं हुआ है, बस इसमें बताया कि स्किन एंड इंटरनल ऑर्गन्स के बीच में कभी कभी जो फैट जमा हो जाता है ना, जैसे किसी की तोंद निकल जाती है, तोंद निकलने का क्या मतलब है, टमी बढ़ गया है बहुत, है ना, वो सब इसी वजह से होता है। चलिए, अब हमने पढ़ लिया एपिथेलियम टिश्यू, हमने पढ़ लिया कनेक्टिव टिश्यू, अब हम आगे बढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, अब हम पढ़ेंगे मस्कुलर टिश्यू। तो मस्कुलर टिश्यू कंसिस्ट ऑफ इलोंगेटेड सेल्स ऑल्सो कॉल्ड मसल फाइबर्स। पहले उसमें भी दिखाया था, तो ऐसे टाइप के, उनके मतलब ऐसे खींचने से वाले होते हैं, ऐसे वाले, एंड दिस टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट इन आवर बॉडी। Muscle contains special proteins called contractile proteins which contract and relax to cause movements. Muscles के अंदर एक special type के proteins होते हैं जिन्हें contractile proteins कहते हैं, जो मदद करते हैं contract and relax करने में। चलिए आगे बढ़ते हैं। We can move some muscles by conscious will. देखो, कुछ मसल्स होती हैं जिन्हें हम खुद से हिलाते हैं, जैसे आपकी हाथों की, पैरों की, बट कुछ मसल्स होती हैं जैसे हार्ट की, जिन्हें आप खुद नहीं कहते, जैसे खाना डाइजेस्ट करने वाली जो मसल्स होती हैं, जिन्हें अगर सोचो, अगर आप हार्ट को कहते तुम इस टाइम धड़को, तुम इस टाइम मत धड़को, आधी बार तो आप मतलब इतने देर में तो इंसान अगर भूल जाता कि मुझे सांस लेनी है तो क्या होता, मतलब कितना फ़नी चीज़ है ना कि हम भूल जाते हैं कि हमें सांस लेनी है। अभी तो हमें ऐसा लगता है कि हमें सांस लेनी है, वो तो एक नेचुरली प्रोसेस है, क्योंकि वो ऐसी मसल्स हैं, वॉलेंट्री इनवॉलेंट्री भी हम यहाँ पढ़ेंगे, वो वही चीज़ है कि कुछ मसल्स ऐसी होती हैं जिन्हें हमें कमांड देनी पड़ती है, जैसे हाथ की, लेग की, एंड कुछ मसल्स ऐसी होती है जिन्हें हमें कमांड नहीं देनी होती, और अगर हम उन्हें बाई चांस अगर ऐसा होता कभी पृथ्वी पे कि उन्हें कमांड देनी पड़ती तो इंसान बहुत जल्दी मर जाता। क्यों? क्योंकि हम आधी बार तो यही भूल जाते कि हमें सांस भी लेनी है, ठीक है। सो मसल्स प्रेजेंट इन आवर लीव्स मूव व्हेन वी वांट देम टू एंड स्टॉप व्हेन वी सो डिसाइड। सच मसल्स आर कॉल्ड वॉलेंट्री मसल्स। वॉलेंट्री मसल्स मतलब जो हमारे इशारों पे चलती है। These muscles are also called skeletal muscles as they are mostly attached to bones and help in body movement. इनको skeletal muscles भी कहते हैं क्योंकि ज़्यादातर bones से attached होती है। Now under the microscope these muscles show alternative light and dark bands of or striations when stained appropriately. Dark and light bands दिखाती हैं, and as a result they are also called striated muscles. इन्हें striated muscles भी कहते हैं. And the cells of this tissue are long, cylindrical, unbranched and multinucleate. मतलब having many nuclei. इनके पास बहुत सारी न्यूक्लियस होती है एक ही सेल के पास. लॉन्ग होते हैं, सिलेंड्रिकल होते हैं, अनब्रांच्ड होते हैं, मतलब एक ही टाइप का सेल होता है. ऐसा नहीं है कि उसमें से बहुत सारी ब्रांचेस निकल रही हैं पेड़ों की तरह, नहीं, अनब्रांच्ड होते हैं. नाउ अब दूसरी हो गई इनवॉलेंट्री, उसके बारे में पढ़ते हैं. द मूवमेंट ऑफ फूड इन द एलिमेंट्री कैनाल. The movement of food in the alimentary canal or the contraction and relaxation of blood vessels are involuntary movements जिन्हें हम कंट्रोल नहीं कर सकते. We cannot really start them or stop them simply by wanting to do so. And smooth muscles or involuntary muscles control such movements. ठीक है, जैसे उनका नाम striated muscles था, ऐसे इनको स्मूथ मसल्स भी कहते हैं. दे आर ऑल्सो फाउंड इन द इरिस ऑफ द आई, इन यूरेट्रस एंड इन द ब्रोंकाई ऑफ द लंग्स. मतलब ब्रोंकाई में, यूरेट्रस में एंड आई की इरिस में भी ये चीज़ें फाउंड करी जाती हैं. एंड द सेल्स आर लॉन्ग विथ पॉइंटेड एंड्स, स्पिंडल शेप्ड के होते हैं, ये पॉइंटेड एंड्स होते हैं इनकी. एंड अनन्यूक्लिएट मतलब हैविंग अ सिंगल न्यूक्लियस, इनके पास एक ही न्यूक्लियस होती है. They are also called unstriated muscles. Why would they be called that? क्योंकि इनके पास एक से ज़्यादा न्यूक्लियाई नहीं होती है. ये अनब्रांच्ड का तो पता नहीं, बट इनकी शेप भी अलग होती है. ये स्पिंडल शेप्ड होते हैं, वो सिलेंड्रिकल होते हैं. ये पॉइंटेड होते हैं एंड से, एंड वो तो लॉन्ग होते हैं. The muscles of the heart show rhythmic contraction and relaxation throughout life. These involuntary muscles are called cardiac muscles. Heart muscle cells are cylindrical, branched and
न्यूक्लिएट, इनके पास एक न्यूक्लियाई होता है, ये ब्रांच्ड होती है मतलब इनके ब्रांचेस होती हैं, एंड सिलेंड्रिकल होते हैं, सर्कुलर में होते हैं। अगर आप स्ट्रेटेड मसल देखो वो सिलेंड्रिकल होती है, लॉन्ग होती है, अनब्रांच्ड होती है, मल्टी न्यूक्लिएट होती हैं। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट आ गया आपका नर्वस टिश्यू। बिल्कुल थोड़ा सा रह गया अब तो ये चैप्टर। नाउ ऑल सेल्स possesses the ability to respond to stimuli। मतलब जैसे अगर आपने कोई चीज़ गर्म छुई तो एकदम से आप हाथ हटाओ, ये चीज़ें क्या हैं, ये चीज़ें आपके माइंड में ना पहले से ही स्टोर हो गई हैं, जब से आप बचपन से करते आ रहे हो। तो सारी सेल्स ना स्टिमुलाई पे रिएक्ट करती हैं। हाउएवर सेल्स ऑफ द नर्वस टिश्यू आर हाईली स्पेशलाइज्ड फॉर बीइंग स्टिमुलेटेड। हाउएवर जो नर्वस टिश्यूज़ के जो सेल होते हैं ना, नर्वस सिस्टम के जो सेल्स होते हैं वो हाईली स्पेशलाइज्ड होते हैं, क्योंकि वो ये असल में हमारे मैसेज पहुंचाते हैं ब्रेन तक। ओके, then transmitting the stimulus very rapidly from one place to another within the body, the brain, spinal cord and the nerves all are composed of the nervous tissue। इसीलिए brain, spinal cord, nerves सब nervous tissue में ही आते हैं। and the cells of this tissue are called nerve cells or neurons। और इसके जो cells होते हैं उनको क्या कहते हैं, nervous cells, nerve cells sorry, or neurons। and a neuron consists of a cell body with a nucleus, cytoplasm, from which long thin hair-like parts arise, जिन्हें बोलते हैं dendrites। Usually each neuron has a single long part process called the axon and many short branched parts processes called dendrites। An individual nerve cell may be up to a meter long, 1 मीटर लॉन्ग भी हो सकता है, and many nerve fibers bond together by connective tissue make up a nerve। एक नर्व बनाने के लिए बहुत सारी नर्व फाइबर्स छोटी छोटी मिलती हैं। and the single that passes along the nerve fiber is called a nerve impulse। जो सिग्नल इनकी तरफ पास होता है उसको nerve impulse कहते हैं। nerve impulses allow us to move our muscles when we want to, and the functional combination of nerve and muscle tissue is fundamental to most animals, and this combination enables animals to move rapidly in response to stimuli। and here our chapter is completed। I hope you like this chapter। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, चैप्टर समझ आया हो। मैंने पूरी कोशिश करी आपको ये चैप्टर समझाने की। प्लीज़ लाइक, share, comment and subscribe। If you have any kind of confusion you can ask me in the comment section, and whatever the questions I have asked till now, जो मैंने questions mark कराए हैं, I will be making one video on that and will be answering all those questions। So I hope you like this video if you did actually, so please don't forget to like, share, comment, subscribe and hit the bell icon below। चलो बाय बाय, राधे राधे, बाय बाय।